नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। मित्रों, भारतीय शिक्षा बोर्ड की संस्कृत पाठ्य पुस्तक श्रृंखला की परिचर्चा में आपका स्वागत है। एक बार पुनः हमारे साथ प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान आचार्य बलदेवानंद सागर सर उपस्थित हैं। आपसे हम पुस्तकों की प्रतिपुष्टि के लिए, इन पुस्तकों के विषय में आचार्य का क्या मंतव्य है, चूँकि आपने अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया है, NCERT, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं में आपने अपनी सेवाएं दी है, पुस्तकों के प्रकाशन में योगदान दिया है। स्वतंत्र भी अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनके लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी प्राप्त है। तो ऐसे मूर्धन्य मनीषी के साथ हम आज परिचर्चा करेंगे। हमारा यह गौरव है कि आप समय दे रहे हैं और आज पुनः एक बार संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों के विषय में परिचर्चा के लिए और अपनी प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। स्वागत करते हैं सर आपका। आपके हाथ में संस्कृत प्रभा पुस्तक है। ये संस्कृत प्रभा की पुस्तकों की जो सीरीज है ये कक्षा 6, 7, 8 के लिए प्रयोग होती है। इसके आगे संस्कृत निधि पुस्तक है जो कक्षा 9 एवं 10 के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है। तो संस्कृत प्रभा जो पुस्तक है इसका आरंभ वैदिक पाठों से होता है। इसमें जब हम पढ़ते हैं तो कुछ वेद के मंत्र होंगे, उपनिषद का मंत्र हो सकता है और उससे प्रारंभ होता है। ये पुस्तक वैदिक से लौकिक की ओर बढ़ती है और बच्चों के लिए क्या उपयोगी या हमारे सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन से विषय उपयोगी होंगे, उन विषयों को केंद्र में रख करके ये पुस्तकें निर्मित हैं। जो मानवीय विशिष्ट गुण हैं, जो गुण मानव को महामानव बनने के लिए प्रेरित करते हैं, उन सारे विषयों को केंद्र में रख करके और भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए ये पुस्तकें निर्मित हैं। आपके हाथ में पुस्तक है सर। इसमें जो प्रथम पाठ है हम वहीं से चर्चा करना चाहेंगे। समय प्रियो भारत भव्य देशः, बहुत अच्छा पाठ है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इंद्रदत्त विद्यावाचस्पति जी, हाँ, इंद्र विद्यावाचस्पति उनकी जी कविता और बहुत अच्छा जी। है। भारत की तो प्रशंसा जितनी की जाए कम है। हाँ, क्योंकि हम लोग केवल जब प्रार्थना करते या स्तुति करते हैं तो दिव्य शक्तियों का आवाहन होता है जी। तो ये तो दिव्य आर्यावर्त है, देश है, जितना भी कहा जाए कम है। हाँ। और जैसे कि सभी लोग जानते होंगे, दर्शक लोग, श्रोता लोग, कि किस तरह से भारतीय शिक्षा बोर्ड ने इस क्षेत्र में एक क्रांति लाई है जी। क्यों कि हमारे भारत के गुरुकुल थे जी। और गुरुकुल में शिक्षा अभ्यास के द्वारा बटुक को वेद पाठ पढ़ाया जाता था जी। तो प्रथम कक्षा से ही संस्कृत के संस्कार दिए जाए। हाँ। प्रथम कक्षा से ही जी। और उसके बाद 8वीं कक्षा आने तक वो इतना प्रौढ़ हो जाए बालक, इतना उसमें पक्का हो जाए। 8 वर्ष से वो पिछले 7 वर्ष में पढ़ चुका है। हाँ। 8वें वर्ष में संस्कृत तो उसका विश्वास, आत्मविश्वास भी इतना बढ़ गया होगा और उच्चारण में भी उसकी इतनी प्रौढ़ता हो गई होगी कि वो वेद मंत्रों को हरि ही ओम गणानम त्वा गणपति गुंहवामहे, माने उसमें एक शक्ति चाहिए, उदात्त अनुदात स्वरित जो उच्चारण चाहिए, तो वो उसका अभ्यास जो कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में नहीं होगा। उसमें तो हम जानते हैं कि किस तरह से आधुनिक शिक्षा तो है, लेकिन हमारी जो प्राचीन शिक्षा कहिए, जो कि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में वैज्ञानिक है, लेकिन हमें सिखाई नहीं जाती, उस क्षति को ये पूरा करेगी। बिल्कुल। 8वीं की पुस्तक जिसको देखते हुए मुझे ये अनुभव हुआ। और इसमें पुस्तक से वैशिष्ट्य में दिया हुआ है कि इसमें पाठ अवतरणिका, शब्द विस्तार, लेखन कौशल, भाषा विवेक, अभिव्यक्ति कौशल और अधिगम प्रतिफलम, वाचन कौशलम, पठन चिंतन कौशलम, उसके बाद सर्जन कौशलम, यानी कि वो खुद कुछ रचना करना चाहे, श्लोकों की रचना। क्योंकि हमें याद है काशी में गुरुकुल में मैं पढ़ता था, 1965 में प्रथमा परीक्षा की तैयारी करता था, तो हितोपदेश और ये सब हम पढ़ते थे। रघुवंश का प्रथम सर्ग था तो हमें सब कंठस्थ हो जाता था, श्लोक याद करते थे गुरु कृपा से। और उसके बाद खुद इच्छा होती थी कि श्लोक बनाए
और कई श्लोक तब बनाए हैं। जो गांडीवम पत्रिका जो बनारस में, वहाँ से राम बालक शास्त्री जी उसके संपादक थे, मेरे पास अभी भी उसकी कटिंग्स रखी हुई है, तो उसमें पब्लिश भी करते थे। तो बालक में सृजनात्मक एक क्रिएटिविटी सहज होती है। जब 8वीं तक जाते जाते इन पुस्तकों के माध्यम से संस्कृत का प्रौढ़ ज्ञान बालक को हो गया, तो उसके बाद तो वो उसमें श्लोक की रचना, लेखन, गद्य, पद्य सब लिख सकता है। हाँ, जो इन पुस्तकों से उसको बहुत मदद मिलेगी। जी जी। तो ये इसकी विशेषता है। पाठावतरणिका और अधिगम प्रतिफल आपने अभी लिया संज्ञान में। अधिगम प्रतिफल अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नवीन अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें हम ये देखते हैं कि वो लर्निंग आउटकम पर फोकस करते हैं कि लर्निंग आउटकम, हाँ, इस पाठ को पढ़ने के बाद अपेक्षित परिवर्तन क्या होंगे, बच्चे में फल क्या होगा। बिल्कुल। तो प्रत्येक पाठ के आरंभ में हर पाठ का लर्निंग आउटकम दिया गया है कि इससे अपेक्षित परिवर्तन क्या होंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद भावात्मक, भाषाई किन किन कौशलों का विकास होगा, वो इसमें जोड़ा गया है। उसमें एक तो सर्जन कौशलम तो सबसे बढ़िया है कि बालक खुद क्रिएटिविटी, आर्टिकल लिखना है या श्लोक बनाना है, या संस्कृत में ही नहीं, हाँ, वो अंग्रेजी में, हिंदी में भी कर सकता है। एक बार उसको आत्मविश्वास हो गया कि मैं लिख सकता हूँ, मैं अभिव्यक्त हूँ। मैं एक परिवार हमारे बहुत क्लोज है, उस परिवार में जानता हूँ, जो नानी है, माने कि उनका 2 नाती है, तो वो बच्चा 6ठी में था तो उसने कहानियों की एक किताब लिख दी। अच्छा। और पब्लिश की उन लोगों ने। अच्छा। वो नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये 6ठी का बच्चा पुस्तक लिखे, कहानियां लिखे और वो पब्लिश हो जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आत्मविश्वास से ही संभव है। अंग्रेजी में लिखा उसने, लेकिन वही प्रक्रिया इन पुस्तकों की मदद से हो सकती है कि बालक संस्कृत में लिखना शुरू कर। हाँ, प्रत्येक पाठ में बच्चों के लिए एक अवसर हमने दिया है कि वो कुछ उससे संबंधित सर्जना करें, वो चिंतन करें, उसके विषय में कुछ व्याख्यान दें, उसके विषय में कुछ आलेख लिखें। उन्हें परियोजना कार्य जैसी भी चीज़ें इस पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों में दी गई है कि जैसे राजा भोज का पाठ है। बहुत अच्छा। अब राजा भोज के विषय में काफ़ी प्रसिद्धि है कि उनके राज्य में कोई अविद्वान नहीं था, संस्कृत बोलना अनिवार्य था। हाँ हाँ, अनिवार्य था। बहुत अच्छा। वो जो कवयामी वयामी यामी काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, भूपाल मौली मणिपाद पीठ कवयामी वयामी यामी। हाँ, अद्भुत भोज प्रबंध। तो जिस राजा के राज्य में एक जुलाहा भी इस संस्कृत में कविता करता है, कविता कर रहा है, ऐसे राजाओं का या ऐसे भारतवर्ष के गौरवभूत जो व्यक्तित्व रहे हैं, ऐसे लोगों को भी पाठ्यपुस्तकों में स्थान है। अब उनके बारे में बच्चा क्या सोच रहा है, उस पाठ को पढ़ करके उसमें क्या भावाभिव्यक्ति हो रही है, या उस तरह के सिमिलर और कहाँ उस चीज़ को वो देख पा रहा है, वो अपने विचार को अभिव्यक्त करे। मिश्र महोदया, अहम चिंतयामि यत् भवान् जानाति मया संस्कृत पत्रकारिता क्षेत्रे कार्यं कृतं। पत्रकारिता, जर्नलिज्म, जो कि नया विषय है, इंग्लिश जर्नलिज्म, हिंदी जर्नलिज्म, उर्दू जर्नलिज्म, सब पत्रकारिता का क्षेत्र। और आजकल तो हर व्यक्ति पत्रकार है, जो कि मोबाइल आपके पास है तो आप व्हाट्सअप करते हैं, ट्वीट करते हैं, आप इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर है। हाँ। तो ये सब अपने अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम है। हाँ, हाँ। पत्रकारिता क्या है? अपने भावों को और अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, वाचा देना, वाणी देना, भाषा देना। तो आप किसी भी भाषा में लिखे, बोले और अभिव्यक्ति दे तो वो एक तरह से पत्रकारिता है, यथार्थ अभिव्यक्ति। यथार्थ अभिव्यक्ति। तो उस तरह से संस्कृत भाषा केन प्रकारेण वयं लेखितुं स्वीय विचारान् भावान् अभिव्यञ्जयितुं शक्नुमः, तत् एतत् सिद्धीकर्तुं अतीव सहायकं पुस्तकजातं वर्तते इति अहं मन्ये। ये बहुत सहयोगी है कि व्यक्ति पत्रकारिता संस्कृत में करे और उसके लिए भाषा बल और उसको आत्मविश्वास मिलेगा और उसमें वो कर सकते हैं जी। ऐसा मेरा विश्वास है। जी जी। ऐसे ही इन पाठों की अगर चर्चा करें तो इनमें रामायण से कुछ महत्वपूर्ण अंश जो कि बच्चों के लिए एक समकालीन जीवन में उपयोगी होंगे, वो भावी जीवन में भी उपयोगी होंगे, वो उनसे जुड़े हुए हों। जैसे सौहार्द, भ्रातृ प्रेम की बात करते हैं,
तो भ्रातृप्रेम का एक बहुत बड़ा उदाहरण राम का और भरत का है कि एक राज्य मिलने पर भी भाई के लिए त्याग कर जा रहा है, दूसरा उस राज्य की प्राप्ति के बाद माँ को डांट रहा है और छोड़ करके वापस जा रहा है कि नहीं हमें नहीं चाहिए। तो दोनों का एक त्याग और परस्पर प्रेम अर्थात धन के प्रति अलोलुपता है और किस प्रकार से उनसे मिलना है, उनका जो संवाद है बहुत ही करुण संवाद है, भावात्मक संवाद है। और इसमें संस्कृत प्रभा तृतीय भाग में आपने रामायण महाभारत तो सब उपनिषद वेद सारा तो आप मतलब देते ही रहे शुरू से, लेकिन इसमें थोड़ी प्रौढ़ता है। हाँ, भाषा की प्रौढ़ता। 8वीं तक आते आते बालक में भी एक प्रकार की मैच्योरिटी परिपक्वता आ जाती है। बिल्कुल। तो वो रामायण के गूढ़ तत्वों को समझ सकता है। हाँ, यदि संस्कृत भाषया वा वाल्मीकि रामायण माध्यमेन स पठति अवगच्छति अधिगच्छति तत्त्वानि तर्हि तत्रापि अधिकं तत्र किम् उच्यते औचित्यमस्ति इति अहम अनुभवामि। रामायण को उसकी मूल भाषा में, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस और हरि अनंत हरि कथा अनंता अनंत कथाएं हैं। लेखक का अपना विचार पुस्तक में जुड़ जाता है, स्वाभाविक है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो एक भक्त के भाव से लिखते हैं, एक प्रभु के लिए जो भक्त का भाव हो सकता है दास्य भाव से लिखते हैं। वैसे ही वाल्मीकि लिख रहे हैं तो वो यथार्थ वक्ता के रूप, आप्त पुरुष के रूप में लिख रहे हैं, ऐसा आचार्यों ने बताया, हमने ऐसा सुना है। क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आपने बात कही है कि भक्त, ज्ञान, भक्ति, उपासना, वेदांत में ये 3 मार्ग बताए हैं कि अंतिम लक्ष्य तो ज्ञान प्राप्ति है, लेकिन ज्ञान ही भगति नहीं कछु भेदा। ये रामचरितमानस की चौपाई आप जाने कि ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं है, केवल समझने के लिए जाना जाता है कि ये ज्ञानी। नरसिंह मेहता को लीजिए, जागिने जो तो जगत दीशे नहीं, ऊंघमा अटपटा भोग भासे। नरसिंह मेहता गुजराती का ये पद्य है कि मैं जब जाग के देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये क्या है जी। सारा विश्व जो है एक प्रकार माया है और सच्चिदानंद परमात्मा ही सच स्वरूप है। जागिने जो तो जगत, जगत संसार तो वो नहीं दिखता है, माने जब ज्ञान हो जाता तो फिर संसार अज्ञान पूर्ण लगता है, ये अनित्य लगता है। अनित्य होता तो वो भक्त भी थे, ज्ञानी भी थे। नरसिंह मेहता, तुकाराम जी, संत, अनेक संत हुए हैं। ऐसे जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, जी। हमने एक श्रृंखला रखी है। पूज्य स्वामी जी का ही ये विचार था, आज स्वामी रामदेव जी ने ये हमारे पूर्वज, अस्माकं पूर्वजा, तो भाषा में सभी पुस्तकों में, भाषा की पुस्तकों में ये रखे गए हैं। तो उसमें वैदिक काल से लेकर के और वर्तमान पर्यंत सबका तो समावेश नहीं हो सकता, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में अनेक महापुरुषों का, अनेक योद्धाओं का, महिलाओं का, जिन जिन लोगों ने समाज के लिए त्याग किया, बलिदान दिया, उन सब का इनमें एक संदर्भ, उनके बारे में कुछ पढ़ने को रखा गया है। और वेद प्रकाश मिश्र जी, मैं ये भी समझता हूँ कि इस तरह से पाठ्यपुस्तक संरचना के माध्यम से जो समाज में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएगी। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल। जैसे आजकल चर्चा करते, दलित की चर्चा करते हैं या जाति भेद की चर्चा करते हैं, तो वो तो केवल कुछ लोगों ने या राजनीतिक मुद्दों के लिए उठाया है। हमारी संस्कृति इतनी विशाल, हमारी परंपराएं इतनी उदात्त है कि उसमें ये सब कहीं है ही कहीं नहीं। ये तो सर चाहे स्त्री विमर्श की बात करें या दलित विमर्श जो आजकल चल रहा है, वो बहुत ही लो लेवल में है। अगर भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं तो चाहे समाज में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को एक समान अधिकार प्राप्त था, और इसके अनेक उदाहरण भी मिलते हैं, चाहे अपाला घोषा, लोपामुद्रा इत्यादि, विश्वला, मैत्रेयी, गार्गी, हाँ, इनके उदाहरण आप देखें। पौराणिक काल में दुर्गा, चंडिका इत्यादि, कात्यायनी, इनके रूप में देखें, या आधुनिक पीछे जाए तो स्वतंत्रता काल देखिए तो उसमें नूरा सेला हो रही हैं, सिग्नी केली हो रही हैं। ये सब वनवासी वीर हैं जो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं अपने समाज के, अपने स्वत्व की रक्षा के लिए। लक्ष्मीबाई को लीजिए, झलकारी बाई उनकी सहयोगी थी, वो लीजिए, या वेलू नचियार, XYZ जो भी हैं। तो हमारे समाज में तो पूर्ण स्वतंत्रता रही है, फिर भी अगर किसी को नहीं, क्योंकि समझ की बात है ना, शिक्षा का, सही शिक्षा का प्रचार, सही शिक्षा और सही शिक्षा। हाँ,
क्योंकि एक बना दिया, पढ़ना है, 8वीं पास कर लिया और उसको बाद में उसको क्लर्क लगा दिया, ये जो उनका लक्ष्य था मैं कॉलेज एजुकेशन इन सिस्टम का। पुस्तकों में उन सब का समावेश किया गया जी। है। एक वास्तव में भारतीय दृष्टि क्या है, इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद वो बिल्कुल। अभिव्यक्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गूढ़ तत्व, यानी कि एक सामान्य चीज होती है जो दिखती है इन आंखों से, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो इन आंखों से नहीं दिखती है, समझ से दिखती है, अनुभव से और साधना से दिखती है। जी। और हमारे यहाँ वो सब बताया गया है। गुरुकुल थे इसीलिए कि उसमें 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बालक बटुक सभी विद्याओं को और अपनी रुचि की विद्याओं को प्राप्त करता था, और उसके बाद समाज का एक ऐसा अभिन्न अंग कौत्स जैसे महान हुए हैं जिन्होंने जो परिपक्व हो जाते थे। उस दिशा में एक बहुत बड़ा एक पदक्षेप है और बहुत उत्कृष्ट कार्य है। जी। और इसका परिणाम आएगा, बहुत शीघ्र आएगा हमारे सामने। मिश्र जी, जैसे 8वीं पुस्तक के बारे में मैंने कहा कक्षा 8 के लिए, वैसे कक्षा 9 की पुस्तक जो है वो आपकी संस्कृत निधि प्रथम भाग। जी। तो उसमें भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कविता आपने भांति में भारतम दिया है वो इतनी प्रसिद्ध और लोकप्रिय है कि आदरणीय पद्मश्री रमाकांत शुक्ल जी की ये रचना है, और उन्होंने अपने समय में इसका खूब गायन किया है अनेक मंचों से। संस्कृत जगत तो संपूर्ण संस्कृत जगत इसे सुन चुका है। सुनते हैं। हाँ जी। तो मैंने जैसे पहले भी अपने वक्तव्य में बात कही है कि भारत की जितनी भी इसका महिमा मंडन किया जाए कम है। जी। जो जितना जिएगा, जितनी गंभीरता से गूढ़ता से भारत के तत्व वो उतना समझेगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कविता रख के बहुत अच्छा किया है। उसके बाद शांतिम योगेन विंदति, जी। कि योग के द्वारा शांति प्राप्त होती है। तो योग क्या है? तो मुझे श्रीमद् भगवद गीता का स्मरण हुआ आ रहा है जिसमें 18 अध्याय है। जी, जी। और प्रत्येक अध्याय एक योग है। बिल्कुल। विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। हाँ। तो योग माने एडजस्टमेंट या सामंजस्य, योग माने जुड़ना, यानी व्यवहार को परमार्थ से जोड़ना, अपने ज्ञान को व्यावहारिकता से जोड़ देना या वैज्ञानिकता के साथ जोड़ देना, जीवन को वैज्ञानिक बनाना। जी। माने एक ऐसी दृष्टि प्राप्त होना शिक्षा के द्वारा। इन पाठ्य पुस्तकों का ये उद्देश्य है कि ऐसी दृष्टि देना जिसमें व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट करना, सामंजस्य करना, योग करना सीखे। जी। तो ये इसकी उपयोगिता अद्भुत है। जी। जी। और ये जो शांतिम योगेन विंदति मुख्यतः योग को व्यक्त करता हुआ पाठ है कि हम योग करेंगे, योग को अपनाएंगे। अष्टांग योग। अष्टांग योग, पातंजलि अष्टांग योग। हाँ, न केवल आसन बल्कि संपूर्ण अष्टांग योग की बात करते हैं। नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग। समाधि पर्यंत पहुंचने का मार्ग जो है वो स्टेप बाय स्टेप पूरा जाता है। और फिर इनके अभ्यास के लिए जो लक्षित उद्देश्य है वो तो पाठ्यांश में पढ़ा दिया गया, फिर वो दृढ़ हो जाए उसके लिए लास्ट में अभ्यास दिया गया है। और अभ्यास में बहुभाषिकता के साथ प्रश्नोत्तर, और प्रश्नोत्तर में भी उनकी अभिव्यक्ति क्षमता, उनकी क्रिएटिविटी, उन सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है। मैं तो ये इन पुस्तकों को देखने के बाद ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि छात्रों के लिए जितना उपयोगी है ये पाठ्य पुस्तक, या जो भी संस्कृत पढ़ना चाहता है जी। लेकिन उसके साथ साथ जो गुरुजन है, जो अध्यापक शिक्षक लोग हैं, उनके लिए भी भाषा के क्षेत्र में और विषय के क्षेत्र में भी ये पाठ्य पुस्तकें बहुत उपयोगी होंगी। उनको भी दृष्टि मिलेगी कि किस प्रकार से हमको और आगे बच्चों को बताना है और अपना भी अभ्यास करना है। ये इसकी उपयोगिता मुझे समझ में आता है। इन पुस्तकों का सर एक और मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमने शिक्षण संदर्शिका भी तैयार की है। पुस्तक के साथ साथ में प्रत्येक पाठ का उसमें हिंदी भाषा में मूल अर्थ भी होगा, और पढ़ाने के स्तर क्या है, किस तरह से यथाक्रमिक शिक्षण दिया जाए। जब हम कक्ष में पहुँचते हैं तो कक्ष में पहुँच करके किस तरह से बच्चों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएं, वो पूरा प्रोसेस दिया गया है। दक्षता आधारित अभ्यास है, अध्यापन दिशा है, और
अस्माभिः अधिगतम इत्यादि कई बिंदुओं के साथ में पाठोपस्थापन, उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण, इन सारी चीज़ों के साथ में एक शिक्षण संदर्शिका तैयार की है कि अगर कदाचित इन पाठों को पढ़ने या पढ़ाने में कोई असुविधा लगे तो उसकी मदद से और अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का ये उपक्रम जी बाकी जितने लोग हैं जो पाठ्य पुस्तक पब्लिश करते हैं और संस्थान जी। लिखते हैं या रचना करते हैं, उनके लिए ये सब पाठ्य पुस्तकें एक प्रकार दिशा निर्देश देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ हाँ, ऐसा हो तो हमारे लिए गौरव का विषय होगा। बिल्कुल जी, धन्यवाद सर, आपका आगमन हुआ और आपने अपनी प्रतिपुष्टि प्रदान की। इसके लिए मैं पुनः एक बार संस्था की पक्ष से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि पुनः आपका अपेक्षित समय में मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।